राम नारायण उस गांव का ऐसा इंसान था जिसने दूसरों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, मगर खुद कभी चैन की नींद नहीं सो पाया। उसका एक बेटा था, राजू, जिसने पिता का हर दुख अपने सीने से लगाया, पर एक ऐसा कर्ज रह गया जो उसकी जिंदगी बदल देगा। बाबा उठो ना, कुछ तो बोलो। बाबा, आप ऐसे कैसे चले गए? माया राजू को थामते हुए खुद भी नम आंखों से, राजू, खुद को संभालो, अब बाबा हमारे बीच नहीं रहे। राम नारायण ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही थी, राजू, मेरा एक अधूरा कर्ज है, उसे चुकाना, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बेटा, अब ज्यादा देर मत करो, अंधेरा हो रहा है। अपने पिता की आत्मा को विदा दो, ये दुनिया का दस्तूर है। हाँ राजू, श्यामलाल काका ठीक कह रहे हैं, बाबा को अब शांति दो। राम नारायण अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके अधूरे कर्ज की जिम्मेदारी अब राजू के कंधों पर थी। एक ऐसा कर्ज जो सिर्फ रुपयों का नहीं, बल्कि आत्मा की शांति से जुड़ा था। बेटा, तेरे बाप ने गांव के कई गरीबों की मदद की थी, लेकिन ठाकुर प्रताप सिंह से लिए कर्ज के कागज आज भी उसके पास हैं। अगर वो कर्ज नहीं चुकाया गया तो तुम्हारा घर, खेत सब जब्त हो जाएगा। मैं मजदूरी करूंगा, दिन रात काम करूंगा, पर अपने बाबा का कर्ज जरूर चुकाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। रात का समय, घर के भीतर सन्नाटा। सबने चुपचाप खाना खाया। फिर राजू और माया कमरे में बैठते हैं। माया, तुम्हें पता है ना, बाबा का कर्ज अभी बाकी है। अगर हमने वो नहीं चुकाया तो उनकी आत्मा भटकती रहेगी। हाँ राजू, मैंने भी सुना था उनके आखिरी शब्द, अब वो सिर्फ हमारे नहीं, उनके भी कर्जदार हैं। मुझे अब डबल काम करना होगा माया। सुबह मजदूरी करूंगा और रात को शहर जाकर लोडिंग अनलोडिंग। जैसे भी हो, मैं बाबा का कर्ज चुकाकर ही रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ राजू, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, हम मिलकर ये कर्ज जरूर चुकाएंगे। उस रात दोनों ने पहली बार बिछावन पर लेटते हुए एक साथ सपना देखा। एक ऐसा कल जहां नई सुबह तो होगी, पर पिता की छाया नहीं होगी, पर एक नई उम्मीद जरूर होगी, उस कर्ज से मुक्ति की। अगली सुबह एक नई किरण लेकर आई। माया और राजू को यूं लगा जैसे शायद किस्मत आज कोई नई राह दिखाएगी, मगर किस्मत की चालें अक्सर उम्मीदों से खेलती हैं। राजू और माया दरवाजे पर बैठे होते हैं, माया चाय थामे हुए। तभी गांव के 2 हट्टे कट्टे आदमी, ठाकुर के नौकर, आते हैं। ए राजू, बाहर निकल, ठाकुर साहब ने बुलाया है। राजू चौंक कर माया की तरफ देखता है, चेहरा हल्का सहमा हुआ। ठाकुर ने? लेकिन क्यों? देखो कैसे सवाल पूछ रहा है। अरे, कर्ज खा के बैठा है और पूछता है क्यों बुलाया। चल, ठाकुर साहब खुद बताएंगे कैसे सूद समेत वसूली होती है। माया घबराकर राजू का हाथ पकड़ती है। राजू, अकेले मत जाना, डर लग रहा है। अब डरने का वक्त नहीं माया। अब बाबा का नाम है मेरे साथ, जो भी होगा देख लूंगा। राजू हवेली के बड़े आंगन में पहुंचता है। चारों तरफ ठाकुर के गुंडे। ठाकुर सिंह कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा है। आ गया राम नारायण का बेटा, चल मेरी जूती साफ कर। ठाकुर साहब, मैं मजदूरी करूंगा,
चाहे खेतों में पसीना बहाऊं या शहर जाकर बोझ उठाऊं, लेकिन अपनी खुददारी नहीं बेचूंगा। बड़ा खुददारी की बातें करता है रे। तेरे बाप ने सोचा था ठाकुर कर्ज माफ कर देगा। अब उसका बेटा झूठी चमकाएगा तभी माफ करूंगा, वरना समझ ले सब जब्त कर लूंगा। ठाकुर, कर्ज चुकाने की बात करिए, इज्जत बेचने की नहीं। ठाकुर अचानक गुस्से में उछल पड़ता है। अरे ओ, डंडा लाओ, इसकी खुददारी निकाल कर रख दो यहीं। ठाकुर के आदमी राजू को पकड़कर बुरी तरह पीटते हैं। लात, डंडे, थप्पड़। राजू चीखता नहीं, बस तड़पता है। इंसान की गरीबी जब उसकी इज्जत कुचलने लगे, तब उसका खून नहीं, उसकी आत्मा रोती है। राजू सिर्फ मार नहीं खा रहा था, वो अपने पिता की अधूरी जिम्मेदारी को सीने से लगाए चुपचाप सह रहा था। राजू बेहोशी की हालत में होता है। ठाकुर के आदमी उसे उठाकर उसके घर के बाहर फेंक देते हैं। माया बाहर आती है। जैसे ही राजू को जमीन पर पड़ा देखती है, चीख उठती है। राजू, ये किसने किया? किसने मेरे सुहाग को यूं मारा? ठाकुर, तूने हद कर दी। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। वो दौड़कर राजू को घर के भीतर लाती है, उसके जख्मों पर पानी डालती है, हल्दी लगाती है, पट्टी करती है। आंखों से आंसू थमते नहीं। माया, ये हमारी किस्मत है, गरीबी की मार है ये। नहीं राजू, ये जुल्म है। और अब तुम्हारी लड़ाई सिर्फ कर्ज की नहीं, इज्जत की भी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर चोट पर मरहम भी लगाऊंगी और जरूरत पड़ी तो वार भी करूंगी। उस रात माया तो जागती रही और राजू दर्द से जूझता रहा। लेकिन दोनों के मन में अब एक आग जल चुकी थी। अब ये सिर्फ पिता का कर्ज नहीं था, अब ये एक परिवार की अस्मिता की लड़ाई थी। अगली सुबह सूरज की किरणें तो निकली, लेकिन राजू की किस्मत में अभी भी अंधेरे थे। राजू कमर पर फावड़ा टांगे खेतों की ओर निकलता है। किसी के खेत में मजदूरी करता है तो कहीं छोटे मोटे काम, कहीं झाड़ू लगाता है तो कहीं बोरी उठाता है। दूसरी तरफ माया घर पर बैठी चावल बीनते हुए सोचती है, राजू अकेला सब कैसे करेगा? मुझे भी कुछ करना होगा। सिलाई बुनाई का काम शुरू करूंगी, चाहे घर से ही क्यों ना हो। ठाकुर का बेटा विजय अपने कुछ चमचों के साथ शराब की महफिल में बैठा होता है, हंसी उड़ाते हुए। विजय नीच हंसी के साथ, बाप का कर्ज नहीं, ये तो पुरानी रंजिश का बदला लेने का मौका है। राजू को ऐसे फंसाऊंगा कि उसकी नस्ल भी डर के मारे कांपेगी। हाँ भैया, मजा तब आएगा जब वो खुद पुलिस के हाथों घसीटा जाएगा। तू रुक, बस शाम तक देखा जा। शाम का समय घर का दरवाजा जोर जोर से पीटा जाता है। राजू कहाँ है? हमें उसे गिरफ्तार करना है। गिरफ्तार? लेकिन राजू ने क्या किया? उसने ठाकुर प्रताप सिंह का कर्ज नहीं चुकाया और उनके बेटे विजय ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आप ये कैसे कह सकते हैं? हम पहले ही ठाकुर से मोहलत ले चुके हैं। हम आधा कर्ज आज ही चुका सकते हैं। चलिए साथ चलकर देख लीजिए। पुलिस कुछ सोचते हैं, फिर कंधे उचकाकर, ठीक है, हम अभी जा रहे हैं, लेकिन अगली बार वारंट के साथ आएंगे। माया गुस्से से ठाकुर की हवेली पहुंचती है, आवाज में ललकार। ठाकुर साहब, जब पिटवाना था तब भी नहीं रुके, अब पुलिस तक भेज दी, आपको चैन नहीं मिला। ठाकुर मुस्कुराता है, लेकिन जवाब विजय देता है, जो पीछे से आता है। अरे क्यों, क्या हुआ? थोड़ा दिन जेल में रहेगा, अक्ल ठिकाने आ जाएगी, या फिर हमारे पास आ जाए,
जेल से बेहतर सेवा देंगे। माया की आंखों में आग जल उठती है। ठाकुर साहब, अब ये लड़ाई कर्ज की नहीं रही, अब बात है इंसाफ की। और याद रखना, एक औरत अगर चुप रहे तो कमजोरी मत समझना। वो तेजी से पीछे मुड़ती है और हवेली से बाहर निकल जाती है। राजू घर पर बैठा होता है, माथे पर पट्टी, हाथ में टूटी चप्पल। माया घर लौटती है, चेहरा शांत लेकिन आंखें थकी हुई। माया, तुम ठीक हो? सुना है पुलिस आई थी। ठाकुर ने क्या किया अब? माया मुस्कुराकर बैठ जाती है उसके पास। कुछ नहीं राजू, बस वही पुरानी चालें। पर अब मैं डरती नहीं, हम दोनों मिलकर सब ठीक करेंगे। अब और झेलना मुश्किल है माया, मन करता है सब छोड़ दूं। नहीं राजू, अब रुकने का नहीं, लड़ने का वक्त है। और याद रखो, हम अकेले नहीं हैं। तुम्हारे बाबा की आत्मा हमारे साथ है। ठीक है, चलो खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। माया उठती है, थाली परोसती है। दोनों मिलकर सादे खाने के साथ थोड़ा सुकून भी खा लेते हैं। जुल्म की हर दीवार इरादों की आंधियों से गिरती है और अब माया और राजू अपने हौसलों के साथ वो तूफान बन चुके थे जिसकी आहट ठाकुर को बहुत जल्द सुनाई देने वाली थी। राजू और माया घर के बाहर निकल रहे होते हैं। माया के हाथ में एक कपड़े में बंधे पैसे होते हैं। दोनों के चेहरे पर उम्मीद झलक रही होती है। राजू, जितना बन पड़ा उतना तो जमा कर ही लिया है। चलो ये ठाकुर को दे आते हैं, शायद अब हमारी जमीन हमें मिल जाए। हाँ माया, तू ठीक कह रही है। अब और उधार की जिंदगी नहीं जीनी मुझे। तब ये कांपती आवाज पीछे से आती है। अरे बेटा, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? श्यामलाल काका, ठाकुर के पास जा रहे हैं। जो थोड़े पैसे जमा हुए हैं वो देने हैं ताकि हमारी जमीन वापस मिल सके। पागल हो क्या? ये लो, देखो ये क्या है। राजू और माया चौंक कर कागज लेते हैं और पढ़ते हैं ठाकुर द्वारा राजू के पिता राम नारायण से लिया गया कर्ज, जिसकी रसीद साफ तौर पर दिखा रही होती है कि वो सालों पहले चुका दिया गया था। ये तो पिताजी की लिखावट है और ये ठाकुर की मुहर भी है। मतलब ठाकुर ने हमें इतने सालों तक धोखे में रखा। राजू और माया सीधे ठाकुर की हवेली पहुंचते हैं। माया के चेहरे पर गुस्से और हिम्मत का संगम होता है। ठाकुर, ये देखो, ये हमारे पिता की दी हुई रसीद है। तुमने उनका कर्ज ले लिया था और उन्होंने चुका भी दिया था, फिर भी तुमने हमारी जमीन हड़प रखी। ये सब फर्जी है, मैं इस रसीद को नहीं मानता। तभी पीछे से श्यामलाल काका आते हैं और सबके सामने गरजते हैं। ठाकुर साहब, आप झूठ नहीं बोल सकते। इस रसीद पर आपकी अंगूठी की छाप है और मैं खुद इस लेन देन का गवाह हूं। ठाकुर सकपका जाता है, लेकिन तभी विजय बीच में आता है और धमकी देता है। चलो चलो निकलो यहाँ से। एक तो फर्जी रसीद लेकर आते हो, ऊपर से जमीन के कागज मांगते हो। पहले पैसे दो, तब बात करना। राजू गुस्से में आग बबूला हो जाता है। ठीक है ठाकुर, अब हम अकेले नहीं रहेंगे। हम गांव वालों को इस सच्चाई का हिस्सा बनाएंगे और तुम्हारा झूठ सबके सामने लाएंगे। राजू और माया गांव के चौक में सबको इकट्ठा करते हैं। उनके साथ श्यामलाल काका भी खड़े होते हैं। राजू हाथ में वो रसीद लिए होता है। गांव वालों, ये देखो, मेरे पिताजी ने ठाकुर का कर्ज चुका दिया था। ये है उसका सबूत।
फिर भी ठाकुर ने हमारी जमीन नहीं लौटाई, हमें झूठे मुकदमों में फंसाया, पीटा और जलील किया। इतने सालों तक हम अपमान सहते रहे क्योंकि हमें लगा हम कर्जदार हैं, लेकिन असली कर्जदार तो वो है जिसने हमसे हमारा हक छीना है। भीड़ में खुसर पुसर होती है, लोग गुस्से में आ जाते हैं। अगर ठाकुर ने झूठ बोला है तो ये गांव अब चुप नहीं बैठेगा। चलो ठाकुर से सवाल पूछते हैं, अब समय आ गया है। राजू, माया, श्यामलाल और पूरे गांव वाले ठाकुर की हवेली पर पहुंचते हैं। जब झूठ सिर उठाता है तो सच की आवाज गूंज बनकर उठती है, और अब ठाकुर की जुल्म की हवेली के सामने सच की आंधी आने वाली थी। गांव वाले जैसे ही ठाकुर की हवेली के बाहर पहुंचते हैं, ठाकुर प्रताप सिंह बरामदे में बैठा हुक्का पी रहा होता है। भीड़ को देख उसका चेहरा उतर जाता है। गांव गांव के बुजुर्ग मुखिया गंभीर स्वर में, ठाकुर, आज गांव जवाब मांगने आया है। क्या ये रसीद झूठी है? क्या राम नारायण ने तुम्हारा कर्ज नहीं चुकाया था? ये सब बकवास है, ये रसीद फर्जी है और ये भीड़ मुझे डराने आई है। तूने हमारे साथ धोखा किया ठाकुर। हमारे पिता की मौत का जिम्मेदार तू है। तूने हमें कर्जदार कहकर जलील किया, मार डाला, और अब जब सच्चाई सामने है तो तू डर रहा है। ठाकुर चुप और सभी की नजरों से बचता है। तभी माया आगे आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, पर आवाज में आग। जिस जमीन पर मेरे पति का खून गिरा, जिस खाट पर मेरे पिता जैसे ससुर ने दम तोड़ा, और जिस आंगन में मेरे बेटे ने भूखे पेट सोना सीखा, वो जमीन हमारी है ठाकुर। तूने वो छीन ली। अब इस गांव के सामने वो जमीन हमें लौटा। जमीन लौटाओ, इंसाफ दो। जमीन लौटाओ, इंसाफ दो। गांव के मंदिर प्रांगण में पंचायत बुलाई जाती है। ठाकुर को बुलाया जाता है और सबूतों के साथ मामला रखा जाता है। हमारे सामने साफ रसीद है, गवाह हैं श्यामलाल काका और खुद ठाकुर की मुहर है। अब फैसला हमें करना है, क्या ये जमीन राजू की है या नहीं। पंचायत के लोग कागज देख बातों को सुनकर एकमत होते हैं। फिर एकदम शांति के बीच मुखिया का फैसला गूंजता है। ठाकुर प्रताप सिंह, ये जमीन अब राजू की है। तुमने झूठ बोलकर जो अन्याय किया, अब उसका अंत होगा। तुम्हें माफी मांगनी होगी और जमीन के कागज तुरंत सौंपने होंगे। गांव वाले तालियां बजाते हैं। ठाकुर के चेहरे से घमंड उतर चुका होता है। विजय झुका हुआ खड़ा होता है। ठाकुर की आंखों से भी आंसू निकलते हैं। मैंने गलत किया, माफ कर दो। ये लो जमीन के कागज, अब से तुम्हारा हक है राजू। राजू और माया कागज अपने सीने से लगाते हैं। गांव वाले रास्ते भर उन्हें बधाई देते हैं। उनके चेहरे पर सुकून और गर्व होता है। आज पिताजी की आत्मा को सुकून मिलेगा और अब हमारा बेटा उस जमीन पर खेल पाएगा जो उसका हक है। अब हमारी जिंदगी भी बदलेगी राजू। अब हम सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे, अब हम जिएंगे। कुछ महीने बाद नया सूरज, नया घर। जब इंसाफ देर से आता है तो दर्द बढ़ता है, लेकिन जब इंसाफ आता है तो जड़ें मजबूत होती हैं। राजू और माया की जड़ें अब इतनी मजबूत हैं कि उन्हें कोई ठाकुर कभी नहीं हिला सकता, क्योंकि अब ये सिर्फ